पिछले साल से ही धुरंधर फिल्म ने देश विदेश में धूम मचा रखी है कि किस तरह से हमारे बहादुर जासूस जान पे खेलते हुए पाकिस्तान जैसे देशों में जाकर अपना काम करते हैं। ऐसे ही आपकी कहानी है भारत के असली धुरंधर कहे जाने वाले जासूस रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक, जिसे ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता था, अपनी जासूसी के हुनर के चलते ही वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर तक बन चुका था। 1975 से 1985 तक इस महान जासूस की इंफॉर्मेशन की बदौलत ही भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सफलता मिली। लेकिन बदकिस्मती से भारत में हीरो कहे जाने वाले जासूस का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी उस मुश्किल समय में अपने इस हीरो जासूस का साथ नहीं दिया। जिस देश की सेवा करते हुए ब्लैक टाइगर उर्फ रविंद्र कौशिक की जान गई, बदकिस्मती से मरने के बाद उस देश की मिट्टी भी उसे नसीब नहीं हुई। आज की कहानी है भारत के सबसे बहादुर और कामयाब कहे जाने वाले जासूस रविंद्र कौशिक की, जिन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि भी दी गई थी। हर देश की अपनी एक सीक्रेट एजेंसी होती है जो देश की रक्षा के लिए खुफिया तौर पर काम करती है। इन सीक्रेट एजेंसीज का तो काम ही होता है देश पर होने वाले किसी भी तरह के हमले को पहले भांपना और उसके लिए तैयारी करना। इसी तरह से भारत की सीक्रेट एजेंसी है रॉ और पाकिस्तान की ISI। इन एजेंसीज के जासूस भी दो तरह के होते हैं, एक अंडर कवर एजेंट्स और दूसरे स्लीपर सेल। एजेंसीज के एजेंट्स को ज्यादातर शॉर्ट टर्म मिशन दिया जाता है जिसे कुछ लिमिटेड टाइम में पूरा कर दिया जाता है। वहीं स्लीपर सेल के एजेंट्स वो जासूस होते हैं जो दुश्मन देशों में सालों तक वहीं के सिटीजन बनकर रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। सालों वहाँ रहते हुए ये अपनी पहचान बनाते हैं और वहाँ के लोगों में ही घुल मिल जाते हैं और कई सालों तक कामयाबी से अपना काम भी करते रहते हैं। अब आते हैं हमारे आज की कहानी के हीरो रविंद्र कौशिक पर। 1952 में जन्मे रविंद्र कौशिक राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले थे। उनकी मां का नाम आमला देवी था और उनके पिता JM कौशिक एयरफोर्स में एक ऑफिसर थे। रविंद्र 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। बचपन से ही इन्हें फिल्मों और एक्टिंग का बहुत शौक था। श्रीगंगानगर के ही एक कॉलेज से इन्होंने BCom की पढ़ाई की और इसी दौरान ये कॉलेज के थिएटर ग्रुप से भी जुड़े। इनकी अच्छी एक्टिंग और लुक के चलते सभी दोस्त इन्हें विनोद खन्ना कहा करते थे। रविंद्र कौशिक भी विनोद खन्ना की तरह ही लुक में दिखते थे और उन्हीं की तरह से स्टाइलिंग भी किया करते थे। अपने नाटकों में रविंद्र ज्यादातर हीरो की भूमिका निभाते थे जो बहादुरी, हिम्मत और देशभक्ति से भरे हुए होते थे। घर में फौजी माहौल होने के कारण भी रविंद्र में देशभक्ति का जज्बा भरा हुआ था। उन्हें वॉर, सोल्जर्स और उनकी ब्रेवरी से भरी कहानियां सुनने का बहुत शौक था। 1973 में ऐसा ही एक प्ले लखनऊ में हुआ जहां रविंद्र ने एक भारतीय फौजी का रोल निभाया था। ये नाटक इंडो चाइना वॉर पर आधारित था। इस प्ले के दौरान वहां ऑडियंस में सीक्रेट एजेंसी रॉ के कुछ ऑफिसर भी मौजूद थे। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की सीक्रेट एजेंसी है। अपने एजेंट्स के अलावा रॉ अक्सर ऐसे लोगों की तलाश में रहती है जिनमें देशभक्ति का जज्बा हो और जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। रविंद्र कौशिक पर रॉ की नजर काफी पहले से ही थी। अपनी एक्टिंग के चलते वो हमेशा चर्चा में रहता था। बॉर्डर एरिया होने की वजह से उसकी चर्चा वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स तक भी थी और फिर रविंद्र तो खुद एक आर्मी ऑफिसर का बेटा भी था। ऐसी एजेंसी ज्यादातर बॉर्डर एरिया के इलाकों में रहने वाले लोगों की तलाश में रहती है क्योंकि इनकी भाषा, रहन सहन पड़ोसी देश के लोगों से भी मिलता जुलता है और यही प्लस पॉइंट रविंद्र कौशिक में था। बॉर्डर एरिया में रहने के कारण वो वहाँ के रहन सहन से वाकिफ था। एक्टर तो वो अच्छा था ही, उसे अच्छी पंजाबी भी आती थी। प्ले देखने के बाद रॉ के ऑफिसर सीक्रेटली रविंद्र से मिले और उसे दिल्ली आकर मिलने को कहा। तब तक रविंद्र नहीं जानते थे कि ये लोग कौन है और किस काम के लिए उसे दिल्ली बुलाया जा रहा है। दिए गए डेट और टाइम के हिसाब से रविंद्र दिल्ली जा पहुंचे जहां से उसे रॉ के ऑफिस ले जाया गया। वहां के ऑफिसर्स ने मिलकर उसे कुछ काम समझाया और दूसरे जासूसों की बहादुरी भरी कहानियां सुनाई कि उन्होंने देश के लिए कैसे कैसे महान काम किए हैं। अब ये सब सुनकर रविंद्र बहुत प्रभावित हुए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो देश के लिए जासूस बनने का काम करेंगे, तब जोश से भरे रविंद्र ने फौरन हाँ भी भर दी। उन्हें बताया गया कि इस काम की कुछ शर्तें होंगी, जैसे कि वो किसी को भी, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बता पाएंगे कि वो असल में क्या काम करते हैं। रविंद्र इस काम को करने के लिए इतने जोश में थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे ये सभी शर्तें मान ली। उन्होंने अपने घर श्रीगंगानगर में खबर भिजवा दी कि दिल्ली में उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई है और अब वो 2-3 साल यहीं रहेंगे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रविंद्र ने श्रीगंगानगर में रहते हुए खुद आर्मी से कांटेक्ट किया था और खुद देश की सेवा करने
की पेशकश भी की थी। दरअसल आजादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान हमेशा वॉर मोड पर रहते हैं। 1965 और 71 की जंग में हार के बाद से पाकिस्तान बहुत बौखलाया हुआ था और इस वक्त तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हो चुके थे। भारत में हमेशा ये सिचुएशन रहती थी कि पाकिस्तान कभी भी उन पर हमला कर सकता है। इसीलिए भारत को इस वक्त स्लीपर सेल एजेंट्स की जरूरत थी जो पाकिस्तान में रहकर वहाँ से जरूरी इंफॉर्मेशन ला सके, जिससे भारत को समय समय पर पाकिस्तान के मंसूबों का पता चल सके। इसके बाद रविंद्र के जासूस बनने की ट्रेनिंग शुरू हुई। 2 साल तक उसकी कड़ी ट्रेनिंग चली। सबसे पहले पाकिस्तान के हिसाब से रविंद्र कौशिक को इस्लामी धार्मिक रीति रिवाजों की शिक्षा दी गई। उनको बोलना, रहना, खाना पीना सब कुछ पाकिस्तान के हिसाब से सिखाया गया। कुरान शरीफ पढ़ाया गया, नमाज पढ़ना सिखाया गया, यहाँ तक कि उन्हें पूरी तरह से मुसलमान बनाने के लिए उनका खतना भी कराया गया। पाकिस्तान के नक्शे से उनका परिचय कराया गया ताकि वो वहाँ के शहर और इलाकों को अच्छी तरह से समझ सके। उन्हें पाकिस्तानी हिस्ट्री अच्छे से समझाई गई, जो पाकिस्तान में रहने के लिए उनका जानना बहुत जरूरी था। इस ट्रेनिंग के बाद आखिर में उन्हें हथियारों का इस्तेमाल करना और जासूसी के अलग अलग पैंतरे सिखाए गए कि कैसे वो एक दुश्मन देश में अपनी नई पहचान के साथ लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। उन्हें एक नया नाम दिया गया, नबी अहमद शाकिर। इस नाम से उनके सर्टिफिकेट, ID और पाकिस्तान के राशन कार्ड तक बनवाया गया। और रविंद्र की ट्रेनिंग के बाद ये तय हो चुका था कि उसे ही पाकिस्तान में लंबे समय तक रहने के लिए भेजा जाएगा। पर पाकिस्तान भेजने से पहले ट्रायल के तौर पर रविंद्र को कुछ और देशों में छोटे मोटे मिशन पर भेजा गया, जिसे रविंद्र ने बखूबी पूरा किया। पूरी तसल्ली होने के बाद 1975 में रविंद्र कौशिक को एक स्लीपर सेल एजेंट के तौर पर पाकिस्तान भेज दिया गया। इस वक्त रविंद्र कौशिक की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। उसकी पहचान अब बदल चुकी थी। रविंद्र कौशिक के नाम से जुड़ी उसकी हर चीज भारत में ही दफन हो चुकी थी। अब वो अपने नए नाम नबी अहमद शाकिर के तौर पर पाकिस्तान का नागरिक बनकर वहां पहुंचा दिया गया। यहाँ तक तो उसकी मदद रॉ ने की थी, लेकिन अब उसे अपनी सूझबूझ से ही आगे बढ़ना था। उसका मेन मकसद पाकिस्तानी सेना की ताकत और उनके प्लान्स का पता लगाना था। रविंद्र उस नबी अहमद को नकली बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया, जिसमें वो इस्लामाबाद का रहने वाला था। उसने वहाँ के लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और लॉ की डिग्री भी ली, जिससे उसके पाकिस्तानी होने पर काफी हद तक मोहर लग गई। इसी बीच पाकिस्तान आर्मी में कुछ जॉब्स की भर्ती निकली। रविंद्र ने बिना समय गवाए इसमें भाग लिया और किस्मत से पाकिस्तान आर्मी में उसे क्लर्क की जॉब भी मिल गई। और रॉ ने रविंद्र के बारे में जो सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और चालाक निकला। पोस्ट पर रहते हुए उसने ऐसी इंफॉर्मेशन भारत को दी जो रॉ के लिए सोने की खान साबित हुई। कौशिक ने पाकिस्तान आर्मी की बटालियन के रूटीन, बड़े बड़े ऑफिसर्स की पोस्टिंग, यहाँ तक कि वॉर मटेरियल से भरी ट्रेन्स के आने जाने की रिपोर्ट्स तक उसने रॉ को भेजी। ये सब जानकारी पोस्ट के जरिए ही भेजी जाती थी, जिसके लिए इनविजिबल इंक का यूज होता था। ये पोस्ट पहले दुबई या कुवैत के एड्रेस पर जाती थी और फिर वहाँ से रॉ के पास आती थी, जिसमें कई हफ्ते भी लग जाते थे। टाइम के साथ साथ रविंद्र कौशिक अपने काम में माहिर होता चला गया। 1976 में उसने अपने ही डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर की बेटी से शादी भी कर ली, जिसका नाम अमानत था। भारत में इंफॉर्मेशन भेजने से और रॉ में तो रविंद्र का रुतबा बड़ा ही था, लेकिन अपने काम से पाकिस्तान में भी उसकी तरक्की होती गई। उसकी तरक्की का आलम यह था कि जल्दी ही रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद को पाकिस्तान आर्मी में एक मेजर बना दिया गया। ये एक जासूस के रूप में उसकी बड़ी अचीवमेंट थी। पाकिस्तान आर्मी में रहकर उनके सीक्रेट्स पता करना काफी आसान था और ऐसी ही कई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसने रॉ तक पहुंचाई, और जिसमें सबसे जरूरी और खास थी पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम से जुड़ी जानकारी। इसके बाद तो रविंद्र कौशिक की पोजीशन एक सुपर हीरो जैसी थी। रॉ ऑफिसर्स और भारत सरकार उसके काम से बहुत खुश थे, क्योंकि पब्लिक में छुपकर रहकर अपना काम करना शायद आसान हो सकता है, लेकिन वहाँ की आर्मी में घुसना और बड़ा मुकाम हासिल करना छोटी बात नहीं थी। उसके इसी कारनामे से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। अभी इसी तरह से पाकिस्तान में रहते हुए रविंद्र को 4-5 साल हो गए। पाकिस्तान आने से पहले रविंद्र ने अपने परिवार को बताया था कि उसे दुबई में अच्छी नौकरी मिली है और अब वो दुबई जा रहा है। पर 1975 में दुबई जाने की खबर के बाद से उनका रविंद्र से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। बेटे से न मिलने और न कोई बातचीत होने की वजह से माता पिता बहुत परेशान थे। इसी बीच रविंद्र के छोटे भाई की शादी तय हो गई, तो रॉ के जरिए ये खबर रविंद्र तक भी पहुंची। वो घर आना चाहता था, लेकिन वो डायरेक्ट इंडिया नहीं आ सकता था। आखिर वो पाकिस्तान आर्मी का एक सीनियर ऑफिसर था। उसका भारत सीधा आना उसकी मुश्किलें बढ़ा सकता था। तब रॉ के प्लान के हिसाब से रविंद्र पाकिस्तान से उम्रा करने के लिए मक्का जाने के लिए निकला। वो पहले सऊदी अरब पहुंचा, वहां से दुबई, और फिर दुबई से चोरी छिपे उसे भारत के श्रीगंगानगर में उसके घर तक पहुंचाया गया। उसने भाई की शादी अटेंड की। जब घर वालों ने रविंद्र से भी शादी के लिए जोर देना शुरू किया,
तब उसने आधा सच घर वालों को बताया कि दुबई में रहते हुए उसने शादी कर ली है और इस वक्त उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। उसकी शादी की खबर सुन के माँ बाप निराश तो हुए, लेकिन उन्हें तसल्ली थी कि बेटा तरक्की कर रहा है और दुबई में अच्छे से सेटल है। शादी अटेंड करने के बाद रविंद्र फिर से दुबई और सऊदी अरब होता हुआ पाकिस्तान पहुंच गया। अब एक बार फिर से वो अपने मिशन में लग गया। उसकी इन्फॉर्मेशन के चलते पाकिस्तान के कई मिशन भारतीय सेना ने फेल तक कर दिए। वो बहुत कुशलता से सालों तक अपना काम करता रहा कि पाकिस्तान आर्मी, यहाँ तक कि उसकी वाइफ तक को कभी शक नहीं हुआ कि असल में वो एक हिंदुस्तानी जासूस है। उसका अपना काम तो एकदम परफेक्ट था, पर 1983 में किसी और की गलती के चलते आखिर उसका भांडा फूट गया। 1983 में रॉ को कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और मैसेजेस रविंद्र तक पहुंचाने थे, जिसके लिए वेट नहीं किया जा सकता था। तब रॉ ने एक सीक्रेट एजेंट को तैयार किया। उसका भी एक नया नाम रखा गया, इनायत मसीह। इसे भारत से चुपचाप भेजा गया था ताकि वो रविंद्र को डॉक्यूमेंट्स पहुंचाकर वापस आ जाए। लेकिन पाकिस्तान में एंटर करने के कुछ टाइम बाद ही बदकिस्मती से इनायत मसीह पाकिस्तानी इंटेलिजेंस द्वारा पकड़ लिया गया। अब ये बात रविंद्र को पता नहीं थी, क्योंकि पाक इंटेलिजेंस बहुत सीक्रेटली ये काम कर रही थी। उन्होंने इनायत को पकड़ा, बुरी तरह से टॉर्चर किया, जिसे इनायत बर्दाश्त नहीं कर पाया और जल्दी ही वो टूट गया। पर तब इनायत ने न सिर्फ अपने हिंदुस्तानी जासूस होने की बात उन्हें बताई, बल्कि रविंद्र कौशिक के सालों तक यहाँ रहने और मेजर बनकर भारत के लिए जासूसी करने की पूरी कहानी भी उन्हें बता दी। पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर रवि अहमद के हिंदुस्तानी जासूस होने की खबर से वहाँ हड़कंप मच गया, लेकिन पाक इंटेलिजेंस के ऑफिसर सब कुछ कंफर्म कर लेना चाहते थे। रविंद्र कौशिक और इनायत मसीह की मीटिंग कराची के जिन्ना गार्डन में होनी थी, इसीलिए तय समय और तारीख पर पाक ऑफिसर्स के कहने पर इनायत मसीह को जिन्ना गार्डन पहुंचा दिया गया। अपने टाइम पर रविंद्र कौशिक उर्फ नवी अहमद भी वहां पहुंच गया। जैसे ही इनकी मुलाकात हुई और मसीह ने डॉक्यूमेंट्स नवी को दिए, वहां छुपे हुए आईएसआई के ऑफिसर्स ने रविंद्र को पकड़ लिया। 1975 में पाकिस्तान पहुंचने के 8 साल बाद अप्रैल 1983 में एक दूसरे इंडियन एजेंट की गलती की वजह से रविंद्र की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। अब पकड़े जाने के बाद शुरू होता है रविंद्र पर कई तरीकों से टॉर्चर का दौर, जो आपने कई बॉलीवुड की फिल्मों में देखा ही होगा। पाक ऑफिसर उसका मुंह खुलवाने के लिए तरह तरह से उसे टॉर्चर करते रहे कि इतने सालों में उसने पाकिस्तान की कौन सी खुफिया जानकारी भारत भेजी है। पर रविंद्र अपनी धुन का पक्का था। हर तरह के अत्याचारों के बाद भी उसने मुंह नहीं खोला। उसे भूखा प्यासा रखा गया, लगातार पीटा गया, बर्फ की सिल्लियों पर घंटों लिटाया जाता, उसके जख्मों पर नमक लगाया गया, उसे 2-3 दिनों के लिए बांध कर लटका दिया जाता था। कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा अंधेरी कोठरी में रखा जाता था। उसे इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए गए। पर ये रविंद्र के अंदर देशभक्ति का जुनून ही था कि ये सब वो अपने देश के लिए सहता रहा, पर उसने मुंह नहीं खोला। रविंद्र को जेल में टॉर्चर करने के साथ साथ कई तरह के लालच भी दिए गए ताकि वो भारत से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान आर्मी को दे सके। रविंद्र कौशिक ने 1-2 बार भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। भारत सरकार ने भी उसकी वापसी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2 साल जेल में रखने और टॉर्चर करने के बाद उस पर मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद 1985 में पाकिस्तानी अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। और जब ये केस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तब रविंद्र की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और उसे 25 साल की सजा हुई। इस सजा के लिए उसे सियालकोट, लखपत जेल, मियांवाली जेल जैसे अलग अलग जगहों पर रखा गया और हर जगह उसे नए सिरे से टॉर्चर भी किया जाता रहा। लेकिन इस सब के बीच उसने अपनी जासूसी हुनर के चलते कई खत भी लिखे और रॉ के साथ साथ अपने घर तक भी पहुंचाए। उसे उम्मीद थी कि भारत सरकार और रॉ अपने सबसे काबिल जासूस को बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। पर बदकिस्मती से जासूसी की दुनिया में शर्त होती है कि अगर ये जासूस दुश्मन देश में पकड़े जाते हैं तो इनका देश इन्हें अपना मानने से या पहचानने से इनकार कर देगा और इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। भारत और पाकिस्तान में तो ये हमेशा ही होता आया है। रविंद्र के पकड़े जाने के बाद रॉ और भारत सरकार ने चुप्पी साध ली और कुछ भी नहीं किया। उस वक्त एक खत रविंद्र ने अपने घर भी भिजवाया था। जैसे ही घर वालों को पता चला कि रविंद्र दुबई में नहीं है बल्कि जासूसी के इल्जाम में पाकिस्तान की जेल में बंद है, तो सभी हैरान रह गए। उनके पिता को तो इस खबर का इतना सदमा लगा कि उनकी मौके पे ही मौत हो गई। इस खबर ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। पिता के अंतिम संस्कार के बाद ये लोग श्रीगंगानगर में पहले आर्मी वालों से मिले और फिर ये लोग दिल्ली पहुँचे, जहाँ होम मिनिस्ट्री में पहुँचकर इन्होंने रविंद्र के लिए मदद भी मांगी। लेकिन भारत सरकार ने उनकी किसी भी तरह की मदद से इनकार कर दिया और ये लोग यूं ही इधर उधर भटकते रहे।
उधर पाकिस्तान में रविंद्र के पकड़े जाने के बाद उसकी पत्नी अमानत और उसके परिवार को भी पाकिस्तान इंटेलिजेंस की तरफ से बहुत कुछ सहना पड़ा। उन्हें भी कई तरह से टॉर्चर किया गया, बार बार पूछताछ की गई कि कहीं वो भी रविंद्र के साथ इस सब में शामिल तो नहीं है, पर उन्हें तो खुद भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। रविंद्र के पकड़े जाने के बाद उसकी पत्नी अमानत सिर्फ एक बार सियालकोट में उससे मिलने के लिए आई थी। यही वो आखिरी टाइम था जब रविंद्र ने अपनी पत्नी और बेटे अरीब को देखा था, और फिर इनकी मुलाकात कभी नहीं हुई। रविंद्र अपनी पत्नी, बेटे और हिंदुस्तान में अपने परिवार से मिलने की आस में जेल में ही सड़ते रहे। उन्हें टॉर्चर किया जाता रहा, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। घर वाले हर तरफ कोशिश करके हार गए थे। सालों के टॉर्चर, भूख प्यास और कोई मदद न मिलने के गम ने रविंद्र की हालत बद से बदतर कर दी थी, और आखिरी सालों में वो टीबी जैसी बीमारी के भी शिकार हो गए। कुछ सालों बाद 2 और इंडियन जासूस भी पकड़े गए और उसी जेल में भेजे गए। ये थे गोपाल दास और इकरामत राही। इस वक्त तक रविंद्र की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो हर वक्त खांसते रहते थे। इन दोनों ने रविंद्र की बुरी हालत देखी और उसकी कहानी भी सुनी। कुछ समय के बाद इकरामत को रिहा कर दिया गया और वापस इंडिया भेज दिया गया। तब रविंद्र कौशिक ने चुपके से उनके हाथ अपनी पत्नी अमानत और बेटे अरीब की तस्वीर के साथ इंडिया में अपने परिवार के लिए खत भी भेजा था, जिसमें रविंद्र ने अपनी पीड़ा जाहिर की थी। उसने लिखा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी देशभक्ति का मुझे ये सिला मिलेगा। मैं सालों से जेल में सड़ रहा हूँ, पर मेरे देश ने मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। अगर मैं अमेरिका जैसे देश का जासूस होता तो शायद कुछ दिनों में ही मुझे छुड़ा लिया जाता, लेकिन अब मैं भारत सरकार के काम का नहीं रहा, इसीलिए वो मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। पर मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा और मरते दम तक इस वादे को निभाऊंगा और अपना मुंह नहीं खोलूंगा। उस खत में ये भी लिखा था कि यहाँ पाकिस्तान में टीबी की दवाई नहीं मिलती है, तो भारत से मेरे लिए कम से कम टीबी की दवाई भिजवा दी जाए। अब पता नहीं वो दवाई रविंद्र को मिल पाई या नहीं, पर इसी तरह से 16 साल तक पाकिस्तान जेल में बिताते हुए टीबी की बीमारी के चलते आखिरकार नवंबर 2001 में पाकिस्तान की मियांवाली जेल में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। इतने सालों तक उसका परिवार भारत सरकार से गुजारिश करता रहा। कई सरकारें आई और गई, पर किसी ने भी रविंद्र को पाकिस्तान से वापस लाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि उसके शव को भी भारत लाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। भारत सरकार की इसी बेरुखी के चलते तब वही मियांवाली जेल के पीछे ही इस्लामिक रीति रिवाज से रविंद्र उर्फ नवी अहमद को दफना दिया गया। यानी एक नौजवान जिसने अपने देश के लिए सालों जान जोखिम में डालकर बखूबी अपना काम किया और जिससे भारत को बहुत फायदा भी हुआ, उसी महान जासूस के मरने के बाद देश की मिट्टी तक उसे नसीब नहीं हुई। रविंद्र की मौत के बाद परिवार की मांग थी कि कम से कम मरने के बाद उसे शहीद का दर्जा देकर सम्मान दिया जाए, पर बदकिस्मती से ऐसा भी नहीं हुआ। इस तरह एक बहादुर जासूस को मुसीबत के वक्त ना पहचानना, कोई मदद ना देना और उसे अपने हाल पर ही छोड़ देना, शायद इंटरनेशनल लेवल पर भारत सरकार की ये मजबूरी हो सकती थी, पर खुफिया तौर पर भी उसे छुड़ाने की कोशिश ना करना या कोई मदद ना पहुंचाना, ये भारत सरकार की एक बहुत ही बुरी तस्वीर पेश करती है। पिछले कुछ सालों में भारत में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बाद क्या हमें मान लेना चाहिए कि हमारी रॉ अब कमजोर हालत में है, जहां एक और भारत में अक्सर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, तो वहीं देश के नाम अपनी जान कुर्बान करने वाले रविंद्र जैसे जासूसों का अकाल पड़ गया है। लेकिन जो रवैया भारत सरकार ने रविंद्र कौशिक के लिए अपनाया, उसके बाद क्या देश के युवा ये देशभक्ति का जज्बा रख पाएंगे? सालों बाद 2012 में सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर का टाइटल भी रविंद्र कौशिक के ब्लैक टाइगर वाले नाम से प्रेरित था, पर परिवार की काफी कोशिश के बाद भी फिल्म मेकर्स ने इसका क्रेडिट भी रविंद्र को नहीं दिया। अगर रविंद्र कौशिक की फैमिली की बात करें तो उनकी पत्नी अमानत शाकिर सालों पहले पाकिस्तान छोड़कर चली गई। इनकी इकलौती औलाद एक बेटा था जिसका नाम अरीब अहमद था। कहा जाता है कि उसकी भी कुछ सालों पहले मौत हो चुकी है। रविंद्र कौशिक भारत के सबसे महान और सफल जासूस थे। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि उन्हें अपने देश से इसके बदले कुछ भी नहीं मिला। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।